नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं फटाफट की आज के मुख्य खबरें क्या है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग। बिहार के साथ 10 नवंबर को ही नतीजे आएंगे। 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल होंगे। चुनाव आयोग ने मंगलवार को 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार की 1 लोकसभा सीट और मणिपुर की 2 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की 54 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव होना है। मध्य प्रदेश के उपचुनावों में भाजपा अपनी सत्ता बचाने और कांग्रेस नेता कमलनाथ 6 महीने पहले खोई सत्ता वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें 16 सीटें सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल क्षेत्र की है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। पहली बार प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसकी वजह प्रदेश में मार्च में हुआ सियासी फेरबदल है। इसी साल 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद अल्पमत में आई कमलनाथ सरकार गिर गई थी। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने से 22 सीटें खाली हो गई। इसके बाद जुलाई में बड़ा मलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कसदेकर ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। फिर मांगता विधायक ने भी कांग्रेस छोड़ा, भाजपा का झंडा पकड़ लिया। इसके अलावा 3 विधायकों का निधन हो गया, यानी कुल 28 विधानसभा सीटें खाली हो गई। बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला, दीपिका, सारा, श्रद्धा और रकुलप्रीत के बैंक खातों की जांच होगी। नारकोटिक्स ब्यूरो 7 मेल एक्ट्रेस से भी पूछताछ करेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी अब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह के बैंक खातों से हुए लेन देन की जांच करेगा। इन एक्ट्रेस से एनसीबी के अधिकारी ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट के बारे में कई घंटे की पूछताछ कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने ड्रग्स खरीदने के लिए कोई ट्रांजैक्शन किया था या नहीं। बताया जा रहा है कि चारों एक्ट्रेस के पीछे 3 साल में क्रेडिट कार्ड से किए गए पेमेंट्स की जांच की गई है। एनसीबी के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि ड्रग्स मामले में बॉलीवुड के कई बड़े प्रोड्यूसर और 7 बड़े एक्टर से भी पूछताछ के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। इस मामले में अब तक हुई पूछताछ में जो नाम सामने आए हैं उनसे सवाल करने के लिए एनसीबी चीफ ने परमिशन दे दी है। एनसीबी ने शनिवार को दीपिका पादुकोण से 5.5 घंटे पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से ड्रग्स चैट की बात कबूल की थी, हालांकि ड्रग्स लेने से इनकार किया था। बताया जा रहा है कि सारा और श्रद्धा ने पूछताछ में कहा था कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। इनसे पहले रकुलप्रीत सिंह ने रिया से ड्रग्स के बारे में चैट करना कबूल किया था। एनसीबी ने कोर्ट में कहा ड्रग्स तस्करी में शामिल थी रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह सहित बड़े लोगों को करती थी सप्लाई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती की जमानत का विरोध करते हुए दाखिल एफिडेविट में कहा है कि ये ड्रग्स सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि इस बात के पुख्ता सबूत है कि रिया ने ड्रग्स तस्करी को फाइनेंस किया। व्हाट्सएप चैट, मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क से निकाले गए रिकॉर्ड बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती न केवल लगातार इसका सौदा करती थी बल्कि इस अवैध कारोबार को फाइनेंस भी करती थी। एनसीबी ने एफिडेविट में यह भी कहा कि यह जानते हुए भी कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स ले रहे हैं, रिया ने इसमें उनका साथ दिया और छिपाया। एनसीबी ने कहा यदि पूरे परिदृश्य को देखें तो मौजूदा आवेदक रिया ने यह जानते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स ले रहे हैं उन्होंने इसे प्रश्रय दिया। मौजूदा आवेदक ने अपने घर में ड्रग्स को स्टोर किया और सुशांत सिंह राजपूत को भी देती थी। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि रिया हाई सोसाइटी पर्सनालिटी के लिए ड्रग्स डिलीवरी से जुड़ी हुई थी। एनसीबी ने कहा वह हाई सोसाइटी पर्सनालिटी से जुड़े ड्रग्स सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर है। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वह ड्रग्स तस्करी में शामिल थी। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स डिलीवरी करती थी और क्रेडिट कार्ड, कैश और पेमेंट गेटवे के जरिए पेमेंट करती थी।
गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स केस में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पिछले काफी दिनों से मुंबई की भायखला जेल में बंद है। मुंबई की विशेष अदालत ने उन्हें 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। सुशांत सिंह राजपूत 14 दिन को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत मिले थे। यूपीएससी आईएसएस आईईएस 2020 इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज और इंडियन इकोनॉमिकल सर्विसेज परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। 16 से 18 अक्टूबर तक होगी परीक्षा। upsc.gov.in से करें डाउनलोड। यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन यूपीएससी ने इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज आईएसएस और इंडियन इकोनॉमिकल सर्विसेज आईईएस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 16 से 18 अक्टूबर तक 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स को लिखित परीक्षा पास करनी होगी। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को वाइवा देना होगा। 1000 मार्क्स के 6 पेपरों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं वाइवा 200 नंबरों के लिए होगा। इस साल यूपीएससी सिविल परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। हालांकि परीक्षा से पहले यूपीएससी के 20 उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मौजूदा हालत में परीक्षा को 2 से 3 महीने टालने की अपील की। मामले में यूपीएससी ने कोर्ट को बताया कि सिविल सेवा परीक्षा को कोविड-19 के कारण टाला नहीं जा सकता है। इस पर कोर्ट ने यूपीएससी से अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। किसान बिलों पर मोदी का विपक्ष को जवाब। प्रधानमंत्री ने कहा, मशीनों को जलाने वाले लोग किसानों का अपमान कर रहे हैं। विरोध करने वालों की काली कमाई का जरिया खत्म हो गया। किसानों से जुड़े नए कानूनों पर विपक्ष के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रदर्शन करने वाले लोग मशीनों और उपकरणों को जलाकर किसानों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि किसान खेती से जुड़े उपकरणों की पूजा करते हैं। मोदी का यह बयान इसलिए आया क्योंकि पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को दिल्ली में इंडिया गेट के पास ट्रैक्टर को जलाकर प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री नामिम गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड के 6 मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करने के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, वे लोग कई सालों तक कहते रहे कि न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन नहीं किया, जबकि हमारी सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी लागू किया। अब कुछ लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी काली कमाई का एक और जरिया खत्म हो गया। सुशांत सिंह के बाद मुंबई में बिहार के एक और एक्टर की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक उभरते हुए कलाकार अक्षत उत्कर्ष की मौत का मामला सामने आया है। अक्षत की मौत भी संदेह के घेरे में है, तो वहीं परिजनों ने साथ वाली बिल्डिंग में रहने वाली युवती और कई अन्य लोगों पर अक्षत की हत्या करने की आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि मुंबई पुलिस इस मामले में कोई सहयोग नहीं कर पा रही है। बिहार मुजफ्फरपुर के सिकंदरापुर नाला रोड के रहने वाले अक्षत उत्कर्ष पिछले कई वर्षों से मुंबई में रहकर नौकरी के साथ एल्बम में काम कर रहे थे। परिजनों ने बताया कि उत्कर्ष मुंबई के सुरेश नगर अंधेरी वेस्ट आरटीओ लेन में रहते थे। उसी बिल्डिंग में स्नेहा चौहान भी रहती थी। ये दोनों ही स्ट्रगलर कलाकार थे। मृतक के मामा रंजीत सिंह ने बताया कि रविवार की रात 9 बजे अक्षत की पिता से बात हुई थी, लेकिन इसके बाद देर रात उसकी मौत की खबर मिली। इसके साथ ही अक्षत के मामा ने मुंबई पुलिस पर भी सहयोग न करने का भी आरोप लगाया है। अक्षत मूल रूप से मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर के रहने वाले थे। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मुंबई पहुंचे अक्षत के चाचा विक्रांत किशोर ने बताया कि उन्हें फोन पर अक्षत के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। हर बार अलग अलग बातें बताई जा रही थी। पहले बताया गया कि उसका इलाज चल रहा है, बाद में जब पता किया तो बताया गया कि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। उसकी लाश को अस्पताल लाया गया था। वहीं अक्षत के साथ रहने वाली स्नेहा चौहान के परिजनों ने बताया कि दोनों को स्टार थे और साथ रहकर स्ट्रगल करते थे। वहीं स्नेहा ने बताया कि घटना के समय
वो मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। इसके बाद से वो तरह तरह के बयान दे रही है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 69,668 मरीज मिले और 85,194 लोग ठीक भी हुए। 775 की जान गई। देश में अब तक 61,43,000 केसेस हो चुके हैं। देश में 24 घंटे में 59,668 संक्रमित मिले और 85,194 लोग रिकवर हुए। इसके साथ ही संक्रमण के मामले 61,43,019 हो चुके हैं, जबकि 50,98,573 ठीक हो चुके हैं। सोमवार को 775 लोगों की मौत हुई। मरने वालों की संख्या 96,351 हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर अच्छी और बुरी खबर सामने आई है। अच्छी बात यह है कि देश में संक्रमण से ठीक होने वालों का आंकड़ा रविवार को 50 लाख के पार कर गया है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां इतने ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश का रिकवरी रेट 82.74% हो चुका है। मतलब अब हर 100 मरीजों में 82 लोग ठीक हो रहे हैं। पर बुरी खबर यह है कि देश में पिछले 27 दिनों से 1000 से ज्यादा मौतें हो रही है। 31 दिसंबर को 816 मरीजों ने दम तोड़ा था। इसके बाद 1 से 27 सितंबर तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मौतें 1000 से कम हुई हो। हालात ऐसे कि रोजाना औसतन 1066 लोग की जान जा रही है। यह दुनिया के सबसे संक्रमित देश अमेरिका जहां 895 और ब्राजील जहां 826 के रोजाना के एवरेज से ज्यादा है। देश में अब तक 60,73,348 केस हो चुके हैं। रविवार को 74,679 मरीज ठीक भी हुए थे। तो ये थी कोरोना की अपडेट्स और ऐसी और अपडेट्स के लिए आप बने रहें हिंद न्यूज के साथ।